हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मेरी नई कहानी है, उसका नाम है मेरा फौजी बेटा। आशा है आपको पसंद आएगी। बात लगभग 4-5 साल पहले की है। तब मैं अपनी बिटिया को दिल्ली से छोड़कर आ रही थी। मन उदास था और परेशान भी। उसका सांवला होता चेहरा और आंखों के नीचे के काले साए मुझे बार बार याद आते। मुझे छोड़कर जब वो स्टेशन से गई तो बहुत देर तक उसका उतरा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। लंबी बीमारी ने ही उसे इस कदर कमज़ोर कर दिया था। घबराहट में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और मन भारी भारी लग रहा था। इस बीच में मेरे फ़ोन में भी प्रॉब्लम हो गई। मुझे ये भी नहीं पता लगा कि बिटिया ठीक से घर पहुंची भी कि नहीं। मेरे सामने एक डॉक्टर कपिल बैठा था। दोनों की शादी को 1 साल हुआ था। लड़की लंबी पतली सी और ब्राउन कलर के चूड़दार सूट में थी। आंखों में चश्मा और माथे पर छोटी सी बिंदी। गेहुए रंग की सोबर सी। उसके पति को आई फ्लू हो गया था, पर थोड़ी देर में वो आंखों में ड्रॉप डालता और रुमाल से अपनी दुखती आंखें पोंछता। वो दिल्ली में पोस्टेड था और उसकी वाइफ जबलपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। 2-3 साल ऐसे ही अलग रह के गुजारने हैं, ये उनको पता था। थोड़ी देर में उसकी पत्नी चादर ओढ़कर सो गई। वो कोने में बैठा अपनी आंखें पोंछता रहा। वो अलवर से अपनी मम्मी से ही इन्फेक्शन लेकर आया था। रात को 9 बजे जब ग्वालियर में ट्रेन रुकी तो हड़बड़ाते हुए एक युवक चढ़ा। मुझे 4 नंबर बर्थ अलॉट हुई है। डॉक्टर दंपति बोले, नहीं ये तो हमारी है। उन्होंने बाहर जाकर बात करी तो उस लड़के की 3 नंबर बर्थ, मेरी बर्थ के जस्ट ऊपर वाली। वो लंबा पतला छरहरा सा युवक था। सांवला गेहुआ रंग और बहुत आम सा चेहरा। उसकी नुकीली नाक और चाल ढाल की स्फूर्ति उसे दूसरों से अलग करती थी। स्लीपर से अपग्रेड होकर ही वो एसी में आया था। अब तक मुझे भी थकान लगने लगी थी। वो बैठा मोबाइल पे कुछ मैसेजिंग कर रहा था। मैंने कहा, बेटा बेटा तुम जागोगी क्या अभी? वो बोला, नहीं आप लेट जाइए आंटी। उसने मिडिल बर्थ खोली और ऊपर जाके बैठ गया। मैं अपनी चादर बिछाकर जब ऊपर उठी तो देखा वो मिडिल बर्थ पर बैठकर ही खाना खा रहा था। थोड़ी सी जगह में वो झुक कर बैठा था। मुझे दया आ गई। मैंने कहा, अरे तुम नीचे बैठकर खाना खा लो। अरे आंटी, हमारी तो ज़िंदगी ऐसे ही जाती है। उसके बाद मैं सो गई। पता नहीं क्या अजीबोगरीब सपने दिखते रहे। रात को 10:15 बजे जब मेरी बिटिया से बात हो गई तब मुझे कुछ चैन पड़ा। इस बीच में मैंने देखा कि उस लड़के ने जीन्स बदलकर लोअर पहन लिया था और एक बड़े से खाकी रंग के बैग में उसको रख रहा था। सुबह जब 6:45 बजे मेरी नींद खुली तो वो मेरी सीट पर बैठा वापस अपना लोअर पैक कर रहा था। मैं वैसी सूजी आंखों और बिखरे बालों में बैठ गई थी। बेटा चाहो तो सीट गिरा लो। सारे बिस्तर अपर बर्थ पर डालकर हमने बर्थ खोल ली। मेरी आदत है कि उठते से ही फ्रेश होती हूँ, लेकिन पता चला बाथरूम में पानी नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही बैठी रही। उसका बैग मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा सा ग्रीन कलर का जिसमें ढेर सारी पॉकेट थी। तुम्हारा बैग तो बहुत बढ़िया है। हाँ, हमें ये कैंटीन से इशू होता है। अरे तो तुम क्या आर्मी में हो? हाँ आर्मी में, जबलपुर पोस्टिंग है।
नहीं, जबलपुर तो बस 2 दिन रुकना है, फिर तो मुझे छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर जाना है। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर? हाँ, नक्सलाइट वाले एरिया में मेरी पोस्टिंग है। मेरा सर्वांग सिहर गया। ऐसा नाजुक कोमल सा बच्चा और नक्सलाइट एरिया में। मेरे अंदर की ममता उमड़ पड़ी। वैसे भी अपने बच्चों के जाने के बाद मुझे हर लड़के में अपना बेटा नज़र आता है। आपने देखा ही होगा टीवी पर, रोज़ 15-20 जवान नक्सलाइट से लड़ते हुए मारे जाते हैं। बेटा टीवी पर देखना अलग बात है, और ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना जो रोज़ नक्सलाइट से मुठभेड़ करता हो अलग बात है। नक्सलाइट भी ऐसे ही जवान होते होंगे। हाँ, 14 से 40 साल की उम्र के बीच के। उसमें लड़कियां भी होती हैं। लड़कियां भी? हाँ हाँ, लड़कियां भी। लेकिन आखिर नक्सलाइट्स लड़ते क्यों हैं? उनका एम है 2050 तक पूरे भारत पर कब्जा। वो तो संभव नहीं है। इसी बीच मुझे लगा कि मुझे फ्रेश हो जाना चाहिए। मैंने अपनी बड़ी सी पानी की बोतल उठाई और उसी से ब्रश करके तैयार हो गई। 3 दिन बाद अगर मेरे पति मुझे इस अवस्था में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जब मैंने हल्की लिपस्टिक और पाउडर लगाकर बाल काट लिए तो पर्स से एक पतली सी साईं बाबा की बुक और अपनी गुरुजी की बुक निकाली। उनको माथे से लगा। मैंने उसे अपने अनजाने बेटे को दे दिया। ये अपने पास रख लो। गुरुदेव और साईं राम तुम्हारी रक्षा करें। क्या पता इसके बाद किस अरण्य में मेरा ये बेटा खो जाएगा। तुम्हारी मम्मी बहुत बहादुर हैं जो बेटे को फ्रंट पर भेज देती हैं। आंटी, मेरा बड़ा भाई भी आर्मी में है। वो जम्मू में पोस्टेड है। जम्मू यानी आतंकवादियों का इलाका। उस माँ का दिल कितना बड़ा होगा जिसने अपने 2 बेटों को देश के नाम अर्पण कर दिया और जिनके सिर पर मौत सदा मंडराती रहती है। मैं तो अपने बच्चे को हॉस्टल भेजने में भी रोती थी, और जब तक उनका पहुंचने का फ़ोन नहीं आ जाता नींद नहीं आती थी। आंटी, मम्मी भी कल रात से रो रही हैं। सुबह भी बात की थी, तब भी वो रो रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। फिर अचानक वो हंसने लगा। मेरा शुरू से ही पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। इंटर के बाद बस बीए कर लिया। एक ही जुनून था, फ़ौज में जाना है, और बस फ़ौज में पहुंच गया। और वो हंसा। मेरा तो पूरा परिवार ही फ़ौज में है। मेरे सारे चाचा ताऊ। सिर्फ मेरे पापा ही सिविलियन हैं। सबके लड़के भी फ़ौजी हैं और सबके दामाद भी फ़ौज में ही ढूंढे हैं। सारी लड़कियां भी फ़ौजियों की ही हैं, को ही गई हैं। फिर सांस लेकर बोला, मेरा भैया जम्मू में पोस्टेड है और मेरी नवविवाहिता गांव में रहकर सास ससुर की सेवा कर रही है। जब किसी शादी में या दिवाली पर हम सब इकट्ठे होते हैं तो लगता है जैसे पूरी पलटन ही इकट्ठी हो गई है और खूब मौज मस्ती करते हैं। मैंने भरे गले से कहा, बेटा, ये किताबें अपने पास रख लो, ये तुम्हारी रक्षा करेंगी। उसने 1-2 पेज पढ़कर माथे से लगाकर वो किताबें अपने बैग में रख ली। तुम कभी विवेक भारती पर जयमाला सुनते हो क्या? जवानों के लिए ही आता है। नहीं आंटी, इतना टाइम ही कहाँ मिलता है हमें। वैसे डिश टीवी है हमारे पास। उसने फिर अपने मोबाइल पर मुझे फ़ोटो दिखाई, कैसे टेंट में रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कैसे खुद खाना बनाते हैं। दूर दूर तक फैले हुए हरे घास के मैदान और उसमें कहीं लेटे और कहीं बैठे हुए फ़ौजी। हम जो अपने घर में इतने आराम से बैठे हैं वो तुम लोगों के कारण ही तो है बेटा। मैंने अपने फ़ोन में उससे उसका नंबर फीड कराया और उसको अपना नंबर दिया। तुम कितने छोटे से हो और कितने बहादुर। आंटी, अब तो मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा और कैंटीन से आपको ऐसा बैग भी दिलवाऊँगा। और वो हंसने लगा।
जब मेरे पति मुझे डिब्बे के अंदर लेने आए तो उनके गोरे मुख और ब्लू शर्ट को देखकर मैं आनंदित हो गई और मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, देखिए ये मेरा नया बेटा। उसने चटपट अपना बैग उठाया और नीचे उतर गया। मुझे लगा, अरे इसने तो चलते समय बाय भी नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, सहयात्री ही तो था। लेकिन जब हम प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरे तो मेरा तना हुआ बेटा मुस्कुराता खड़ा था। उसने चट से हम दोनों के पैर छुए और हमारे मुंह से एक ही शब्द निकला, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। फिर वो भीड़ को चीरता हुआ कहीं गुम हो गया। उसका असर मेरे दिमाग पर बहुत देर तक रहा। ये कैसा अनाम संबंध है जो मुझे आधे घंटे में ही ममता की डोर से बांध गया। जाते समय उसकी आंखें नम थीं, ये मैंने देख लिया था। उससे मिलकर जीवन के लिए एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ, एक नया उल्लास, एक नई उमंग। बस छोटी छोटी परेशानी आने पर घबरा जाते हैं और ये फौजी अपने सीनों पर दुश्मनों की गोलियां हंसते हंसते झेल लेते हैं। मैं भी अपने दोनों बच्चों को बहादुर बनाऊंगी। अब जब कभी भी मैं नक्सलाइट से मुठभेड़ की खबर देखूंगी तो मुझे अपना वो अनामी बेटा याद आ जाएगा, जो ना जाने कौन से जंगल में, कौन से दरख्त के पीछे या लंबी घास में छुपा अपनी बड़ी सी राइफल लिए दुश्मनों की गोलियां झेल रहा होगा। हे ईश्वर, मेरे इस पुत्र की रक्षा करिए, जिसका मुझसे पता नहीं किस जन्म का नाता था। थैंक यू।